हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन इसके बारे में देखेंगे। तो इसके पहले का जो मैप का चैप्टर है वो हमने डिस्कस कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो है हम इंडिया एंड इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसको हम कुछ पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है चैप्टर इसको हम देखेंगे द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो फिजिकल फीचर्स जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उसको हम देखने वाले हैं। और कौन से फिजिकल फीचर्स हम देखने वाले हैं। ईस्टर्न हिमालयस के बारे में हम देखने वाले हैं। नॉर्थ वेस्ट द वास्ट नॉर्थ प्लेन्स को के बारे में हम देखने वाले हैं। पेनिनसुलर प्लेटियो के बारे में देखने वाले हैं। कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप के बारे में देखने वाले हैं और इंडियन डेजर्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम थोड़ा बहुत तो पहले से जानते हैं। इन टॉपिक्स के बारे में हमने 6th 7th 8th ये इसमें मिला के हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। अब हमको ये चीज़ें जो है डिटेल में जानना है। तो स्टार्ट करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो स्ट्रक्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट मतलब सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? ऐसा एरिया जो एक इंडिया ऐसा एरिया है जो एक कॉन्टिनेंट जो हमारा जो एशिया है उससे थोड़ा अलग है, उससे एक अलग ही पहचान है उसकी, इसलिए उसे इंडिया को एक पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हम अलग अलग हैं मतलब हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में चीज़ें अलग तरीके से होती है, एमपी में चीज़ें अलग तरीके से होती है, हमारा कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। और वैसे ही अगर हम गुजरात जाएंगे तो वहाँ के कल्चर ट्रेडिशन अलग है, अगर हम साउथ में जाएंगे तो वहाँ की कल्चर ट्रेडिशन अलग है, लेकिन फिर भी हम क्या है, एकजुट है। इसलिए कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है। टू द नॉर्थ लाई द हिमालयस। नॉर्थ में क्या है, हमारे पास हिमालयस है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन रेंज। तो वर्ल्ड्स में पूरे विश्व में सबसे ऊंचा और सबसे नया जो चोटी है, पर्वतों की चोटी है, ये हमारे इंडिया में है। और इन्हीं पर्वतों की चोटी से इंदस, सतलज, गंगस, ब्रह्मपुत्र रिवर ये सारे जो है फ्लो करते हैं मतलब यहाँ से बहते हैं और डीप कैनियंस बनाते हैं इस माउंटेन्स में। तो इस तरीके का जो माउंटेन्स के बीच से जो नदियाँ बहती है उसे क्या कहा जाता है, डीप कैनियंस कहा जाता है। द पेनिनसुलर प्लेटियो इज एन एंशिएंट लैंड मास। तो पेनिनसुलर प्लेटियो इसी तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है इंडिया का जो नीचे की तरफ, उसे पेनिनसुलर प्लेटियो कहा जाता है। और ये बहुत पुराना लैंड मास है। लैंड मास है मतलब जो पृथ्वी बनी, जैसे कि हमको पता है पृथ्वी एक आग का गोला था, फिर धीरे धीरे जो है वो टेम्परेचर और सारी चीज़ें जो है मेंटेन होती चली गई, फिर उसके बाद जो है अर्थ में लाइफ आया। तो वो जब से है तब से मतलब ये जो है एंशंट लैंड मास है। सो इंडिया इज ए लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। इंडिया इज ए लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट मतलब यहाँ पे कहीं पे आपको पहाड़ मिलेंगे, कहीं पे आपको समुद्र दिखेगा, कोई एरिया में आपको मतलब ये समुद्र छोड़ के, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ एक बीच का एरिया, लैंड ही लैंड दिखेगा, प्लेन लैंड आपको ज़्यादा दिखेगा। तो इस तरीके से अलग अलग वेराइटीज़ है। तो जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड वाला जगह मिलेगा, जैसे लद्दाख एरिया हो गया, कारगिल हो गया जम्मू एंड कश्मीर में। और आपको पसीने छूटने वाले डेजर्ट मिलेंगे, स्वेल्टर इन द हीट मतलब आपको बहुत मतलब पसीने छूट जाएंगे, ऐसे ही गर्मी मिलेगी कहाँ पे, थार डेजर्ट में, राजस्थान में। और वैसे ही मानसवरम जो मेघालय में है, वहाँ पे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस एरिया में। और आपको अलग अलग प्रकार के ट्रीज मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे इस सब कॉन्टिनेंट में। और डिफरेंट लैंग्वेजेस, यहाँ पे लोग जो है अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हर जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, मध्य प्रदेश की लैंग्वेज अलग है, गुजरात जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, राजस्थान जाएंगे वहाँ की अलग लैंग्वेज है, हरियाणा की अलग लैंग्वेज है, साउथ जाएंगे तो साउथ में लैंग्वेज अलग है। साउथ में भी बहुत वेराइटी है, तेलुगु है, तमिल है, केरला है, सॉरी मलयालम है, केरला लैंग्वेज नहीं है, मलयालम है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है। सो पीपल ड्रेस एंड ईट इन डिफरेंट वेज, देयर दीज डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो वहाँ हर प्रांत के लोग जो है वहाँ उनका पहनने का तरीका अलग है, खाना खाने का तरीका अलग है, और ये कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। सो एवरी रिलीजन डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर नीड्स। सो हर रिलीजन जो है एक दूसरे पर डिपेंड करता है अपनी नीड्स के लिए। जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में धान बहुत होता है। तो हम
धान जो अगर ज़्यादा होता है तो हम उस धान को दूसरे राज्यों में भेजते हैं। और जैसे कि अगर हमको कुछ और चाहिए, ठीक है, गेहूँ चाहिए तो गेहूँ हम दूसरे राज्यों से, जैसे एमपी से लेते हैं, एमपी में गेहूँ अच्छा होता है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जो है हम दूसरे राज्यों से लेते हैं और हमारे राज्य में जो उपज ज़्यादा होती है उसको हम दूसरे राज्यों में भेजते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैन बी सीन एज इंडिपेंडेंट जोग्राफिकल रीजन इन द मैप ऑफ एशियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसको एक अलग ही तरीके से, अलग ही मतलब जोग्राफिकल रीजन के तौर पर हम देख सकते हैं एशियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये पूरा एशिया है हमारा, ये पूरा एशिया है और उसमें ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। To the northwest lie the Kirtar and Suleiman mountain chains। तो नॉर्थ वेस्ट में ये जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, सॉरी ये जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, ये वाला, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड है आपका, और ये आपका नॉर्थ साइड है। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है वहाँ पे खिरतर एंड सुलेमान माउंटेन चेन्स है। नॉर्थ में आपका हिंदू कुश रेंज है, ये वाला जो है ये हिंदू कुश रेंज है। द हिमालयस एंड, ठीक है, ये हिंदू कुश रेंज है और हिमालयस एंड्स लाइक अ एक्सटेंड लाइक अ बो फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। और जो हिमालयस है वो कैसे है, देखिए, बो मतलब तो धनुष और बाण होता है, धनुष हम चलाते हैं, धनुष चलाते हैं तो उस तरीके का यहाँ पे ये दिख रहा है, एक कप की तरह, एक मतलब एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट कप की तरह यहाँ पे दिखता है। सो द अराकन यामा माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन से माउंटेन्स है आपका, अराकन योमा, अराकन योमा माउंटेन्स है आपके इस तरफ में अराकन योमा माउंटेन्स है। So they extend from western Myanmar in the south along the coast of Bay of Bengal and connects with the Himalayas in the north। तो ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होते हैं, वेस्टर्न म्यांमार साउथ से, ये जो वेस्टर्न म्यांमार ये साउथ से, फिर यहाँ से कनेक्ट होते हुए जो है हिमालयस में मिल जाते हैं। कुछ यहाँ पे हमको सब टर्म्स है जिसको मीनिंग सबको जानना जरूरी है। जो आइसलैंड क्या होता है, तो एक लैंड मास होता है जो पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ होता है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है, आइलैंड पहला बोला जाता था आइसलैंड। जैसे ये आपको दिख रहा है एक आइसलैंड है, ये आपको मतलब वो चारों तरफ से पानी घिरा हुआ है, उसे आइसलैंड कहा जाता है। कॉन्टिनेंट के एक पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि कॉन्टिनेंट मतलब धीरे धीरे मतलब उनका स्ट्रक्चर जो है चेंज होते आता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सली कोई एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है कॉन्टिनेंट का, लेकिन अर्ली टाइम्स में क्या एक्सेप्ट किया जाता था, कॉन्टिनेंट क्या है, बहुत बड़ा लार्ज मास है, बहुत ह्यूज और कॉन्टिजियस मतलब कंटिन्यूस लैंड मास है, मतलब बीच में और पानी नहीं आता, जो कि पानी से घिरा हुआ होता है सारे तरफ से। अगर इस डेफिनेशन को हम देखेंगे तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका ही इसको क्वालिफाई करेंगे, और एशिया और यूरोप नहीं क्वालिफाई करते हैं। क्योंकि ये एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सेपरेट नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टुगेदर दे आर रिफर्ड टू एज यूरेशिया, और एक साथ जो है इसे यूरेशिया कहा जाता है। सो ऑल्सो इफ यू लुक केयरफुली एट द वर्ल्ड मैप यू विल सी एशिया, यूरोप, अफ्रीका आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और अगर हम केयरफुली देखेंगे मैप में तो आप ये देखेंगे यूरोप है हो गया, एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया, ये कहीं ना कहीं से लैंड मास से कनेक्टेड है। तो भी क्या है, ये इंडिपेंडेंट कॉन्टिनेंट है। तो एक चीज क्या सही होगी, कॉन्टिनेंट क्या है, एक वास्ट और कॉन्टिजियस लैंड मास है दैट हैज बीन ट्रेडिशनल डिफाइंड एज ए कॉन्टिनेंट। तो ट्रेडिशनली जो डेफिनेशन है कॉन्टिनेंट का उसको वो रिफर करते हैं, ये हमको यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद होता है सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, एक लैंड मास होता है कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसका एक यूनिक ज्योग्राफिकल, कल्चरल और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अलग पहचान है, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और पेनिनसुला क्या होता है, एक लैंड मास होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, जैसे कि इंडिया का है, जैसे तीनों तरफ से घिरा हुआ है और ऊपर से लैंड मास से होता है, तो इसे पेनिनसुला कहा जाता है। So the geographical area of Indian subcontinent in the Asian continent। तो ये एशिया का वो है मैप है, और यहाँ पे ये पूरा दिखाया गया है। ये पाकिस्तान से घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये इंडिया है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, श्रीलंका, और ये यहाँ पे नीचे में आपका क्या है, मालदीव्स है। तो ये यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, लुक एट द डार्क ब्लैक लाइन इन द मैप 2.1। द लाइन रन्स अलोंग द हाई एंड इनएक्सेसिबल माउंटेन रेंज दैट सेपरेट इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया। तो यहाँ पे जो इससे पहले वाला जो मैप था
ये तो ये जो माउंटेन रेंज है ये इंडिया को बाकी जो सब कॉन्टिनेंट है उससे, जो बाकी जो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है उससे अलग करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। द पेनिनसुला एक्सटेंड टू द साउथ, द पेनिनसुला, और ये जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब कौन सा पार्ट होता है, ये वाला, एक्सटेंड टू द साउथ। The waves of the Arabian Sea and the Bay of Bengal laps its shore on two sides. The entire region appears impregnable and inaccessible from all sides. This region of South Asia is called Indian subcontinent. तो अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ से तो पूरा माउंटेन रेंज है, जैसे कि हमने ऊपर वाले मैप में भी देखा, ये पूरा माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है, इधर से पानी है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है अगर हम देखेंगे तो बाहर की जो एरिया है, मतलब अदर कॉन्टिनेंट्स हो गया, अदर कंट्रीज हो गया, इसके यहाँ मतलब एंट्री करना, इंडिया में एंट्री करना बहुत ही मुश्किल जाना जाएगा। अब इधर से तो पूरे पहाड़ है, अगर आप पहले के ज़माने में तो इतना हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन होता नहीं था, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो माउंटेन पास है इसको पार करना बहुत मुश्किल होता था, और इधर से पानी का रास्ता है। तो इधर से मतलब इंडिया में जो पहले के समय में ज़्यादा होता था, लड़ाई झगड़ा जो भी होता था, तो या फिर ट्रेड के लिए आ रहे हो, तो इंडिया को में आना बहुत ही मुश्किल होता था। So it is clear from my point to that the Indian subcontinent is a unique region of Asian continent. तो हम बोल सकते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो एक यूनिक रीजन है एशियन सब कॉन्टिनेंट का। So its geographical location and topography give it a distinct climate that is called monsoon climate। और इनका जो geographical location है इंडिया का, जहाँ पूरे मतलब एक तरफ से वो पहाड़ों से घिरा हुआ है और नीचे की तरफ जो है समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये जो geographical location है और ये जो topography है, तो इससे जो है यहाँ पे क्या मिलता है, इसे इस रीजन से एक डिस्टेंट क्लाइमेट मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है, मानसून क्लाइमेट कहा जाता है। इमेजिन इफ देयर वाज नो हाई एक्सटेंडेड हिमालयन माउंटेन रेंज टू द नॉर्थ एंड नो एक्सपांस ऑफ सी ऑन both sides of the peninsula to the south, what rainfall would subcontinent receive। और अगर हम ये इमेजिन कर सकें कि अगर इस तरीके का माउंटेन नहीं होता और ये जो समुद्र हमारे इंडिया से लगी हुई नहीं होती, तो क्या होता, किस तरीके का रेनफॉल जो है हमारा सब कॉन्टिनेंट रिसीव करता। व्हाट वुड सेव इट फ्रॉम द बीटिंग कोल्ड विंड्स फ्रॉम द साउथवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल। और जो क्या चीज़ हमको रोकता, मतलब जो नॉर्थ पोल से जो ठंडी हवाएं आती है, जो वो ये जो हिमालयस है, ये जो हिमालयस का पार्ट है, ये जो हिमालयस का पार्ट है, जो नॉर्थ पोल से जो ठंडी हवाएं आती है उसको रोकता है हमारे इंडिया में आने से। अगर ये नहीं होते तो हमारी कंट्री जो है काफ़ी ठंडी भी होती। तो जब अगर हिमालयस नहीं होते तो जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इंदस है, गंगा है, यमुना है, ये नहीं बहती। और कोई भी जो एक्सटेंसिव प्लेन वाला एरिया है जो इस नदियों के द्वारा क्रिएट किया गया है, जिनके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं कि नदी होती है, नदी बहती है तो अपने साथ साथ जो है वो एक प्लेन एरिया क्रिएट करते जाती है, और वो प्लेन एरिया क्या होता है, बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है। तो उस तरीके का प्लेन एरिया जो है हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं होता। तो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये एक बैरन डेजर्ट की तरह होता अगर ये कंडीशंस हमको नहीं मिली होती। तो जो फर्टाइल इंदस और गंगा रिवर का जो प्लेन है, इन्होंने बहुत पुरानी सिविलाइजेशन को जन्म दिया है। जैसे कि हम जानते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। तो ये जो सिविलाइजेशन है ये भी गंगा और इंदस रिवर के बाजू में फ्लरिश हुई थी। तो ये सिविलाइजेशन नहीं हुआ करती। तो हिस्टोरियंस से दैट ह्यूमन लेफ्ट अफ्रीका 67,000 ईयर्स अगो इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो हिस्टोरियंस का मानना ये है कि देखिए इसमें कुछ मतलब हम एकदम क्लियर कट कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये बात मानी गई है कि हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है सबसे पहले जो है अफ्रीका में डेवलप हुए, मतलब वो सबसे पहले जो है अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे रहा करते थे 67,000 ईयर्स अगो। फिर वहाँ पे अफ्रीका में उनको सूटेबल क्लाइमेट और खाना नहीं मिल रहा था, तो इसलिए खाने और पानी की तलाश में वो दूसरे जगह पे आने की कोशिश की। तो 67,000 ईयर्स अगो वो वहाँ पे से चलते मतलब सोचिए पैदल चलते चलते धीरे धीरे जो है इंडिया पहुँचे। सो दे ट्रैवल्ड थ्रू वेस्ट एशिया टू रीच इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वेस्ट एशिया से होते होते वो क्या है इंडियन सब
कॉन्टिनेंट पहुंचे। द पॉइंट टू पॉन्डर इज हाउ डिड दे फाइंड अ वे टू द सब कॉन्टिनेंट दैट इज सो नेचुरली इम्प्रेग्नेबल फ्रॉम ऑल साइड। इम्प्रेग्नेबल मतलब वहाँ जहाँ अच्छे आसानी से घुसा नहीं जा सकता, इम्प्रेग्नेबल मतलब वही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो अगर हम इसको देखते हैं, अफ्रीका आपका यहाँ पे है, तो ये धीरे 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 जो वेस्टर्न एशिया से होते हुए जो यहाँ है। लेकिन यहाँ जैसे अगर यहाँ से कोई आदमी यहाँ आ भी रहा है तो ये जो पहाड़ है इसको पार करना उतना आसान नहीं था। तो 67,000 ईयर्स के पहले की हम जब बात कर रहे हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने का ही एक साधन था, कोई भी नाव और इतनी सुविधाएं नहीं थी कि कोई यहाँ से इस तरीके से रिवर वाले एरिया से होके वो आ जाए। तो क्या है, वो किस तरीके से यहाँ पे पहुंचे इसके बारे में भी बताया गया है। So they came through the mountain pass and river valleys in these high and impenetrable ranges। तो वो कैसे आए, कुछ माउंटेन पासेस है और रिवर वैलीज है जो जिससे वो पार करते हुए आए। द मोस्ट फेमस ऑफ दिस पास आर खाइबर एंड बोलन पास। तो इसमें सबसे फेमस क्या है, खाइबर एंड बोलन पास। तो इस तरीके का पास है, ठीक है। ये अभी नए जनरेशन का है, मतलब हमारे टाइम का है, तो यहाँ पर रोड बनी हुई है। लेकिन उस समय जो है कोई रोड नहीं, कुछ नहीं, वो पैदल चलते 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 जो है इंडिया तक आए थे। द नॉर्थ वेस्टर्न पास ओपन्स अप द रूट टू तिब्बत। और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पास है ये तिब्बत का रूट जो है वो उसको ओपन करता है। पीपल ऑल्सो रीच द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट थ्रू ईस्टर्न पासेस एंड थ्रू शान प्लेट्यू सेटिंग इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। और लोग जो है यहाँ पे कैसे आए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से भी आए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपका कौन सा हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी इंडिया में आए हैं। So many people reach India through the Markan coast of the south। और बहुत सारे लोग जो है साउथ में सी से भी इंडिया में पहुंचे। जब समुद्र से आने जाने का रास्ता मिला, जब बड़ी बड़ी नावें बन चुकी थी, तब मार्कन कोस्ट जो है साउथ का, वहां से भी जो है इंडिया तक लोग पहुंच पाए। द पॉइंट इज दैट wherever geographical condition creates barrier for people, they also create new opportunity। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब जब जो है जोग्राफिकल रीजन्स जो है वो अगर किसी इंसान के लिए बैरियर क्रिएट करता है, मतलब वहाँ पार करना वो मुश्किल होता है, तो लोग भी जो है नई नई अपॉर्चुनिटी, जो ह्यूमन बींग्स भी जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती जाती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल कीप कमिंग टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट डिफरेंट टाइम ब्रिंगिंग देयर कल्चर्स विद देम। तो अलग अलग समय में अलग अलग लोग जो है इंडिया में आते गए और वो अपना कल्चर भी यहाँ पे लेके आते गए। सम एसिमिलेटेड देमसेल्फ इनटू द कम्युनिटीज ऑलरेडी लिविंग हियर व्हाइल अदर्स मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे देखिए, बाहर से जब लोग यहाँ पे आते गए तो कुछ क्या है, हमारे साथ ही मिलजुल के रहने लग गए और वो हम ही में ही समा गए, उनको कोई एक अलग आइडेंटिटी नहीं मिली। और कुछ कम्युनिटीज जो यहाँ पे आई वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी मेंटेन करके चलने लग गई और वो एक अपना अलग यहाँ पे जाति समाज बनाकर चलने लग गई। तो their diverse culture, religious belief and profession intermixed and influenced each other over time। और ये जो अलग अलग कम्युनिटीज़ जो है इंडिया में आते गई हैं, तो वो अपने साथ जो है अपना कल्चर लेके आते गई, अपना रिलीजियस बिलीफ लेके आते गए, अपने प्रोफेशन लेके आते गए, वो यहाँ के लोगों के साथ इंटरमिक्स होते गए और एक दूसरे को वो क्या हमेशा से प्रभावित, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करते गए। और इसीलिए जो है कल्चरल प्लूरिज्म फ्लरिश्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इवन एज कॉमन कल्चरल थ्रेड वाज वोवन बाय एंशिएंट सिविलाइजेशन दैट एवर। तो ये जो कल्चरल प्लूरिज्म मतलब अलग अलग जो कल्चर है वो इंडिया में फ्लरिश होते गए, फ्लरिश मतलब फलते फूलते गया। और आखिरकार जो है कॉमन कल्चरल थ्रेड जो एशियन सिविलाइजेशन में थी वो उसको मेंटेन करते चलते गए। तो हमको सबसे पहले 1.1 लोकेशन, एक्सटेंट एंड नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जानना है। तो हमारी कंट्री का लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है और हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं उसके बारे में हमको जानना है। तो इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। तो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होता है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड। यहाँ से यहाँ ये हमारा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है एक्सटेंड करता है। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न और ये हो गया आपका ईस्टर्न लैटिट्यूड और ये हो गया आपका नॉर्थ लैटिट्यूड।
सो इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय जोग्राफिकल एक्सटेंट। अगर हम जोग्राफिकल एक्सटेंट से देखें, मतलब एरिया वाइज देखें, तो ये क्या है, इंडिया का, सॉरी, वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और टोटल एरिया क्या है हमारे कंट्री का, 3.29 लाख स्क्वायर किलोमीटर, एंड दिस इज 2.47% ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ द अर्थ। तो जितना भी टोटल अर्थ पे लैंड मास है उसका 2.4% जो है वो इंडिया का है। और कितना टोटल एरिया है, 3.29 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सो इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सा है, चाइना है। चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के नाम पे। और इनकी जनसंख्या कितनी है, अराउंड 17.2% ऑफ द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द प्लैनेट। तो जितना भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें 17% जो है वो इंडिया का पॉपुलेशन आता है। तो सोचिए कितना पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, मतलब पूरे इंडिया का, सॉरी, पूरा जो पॉपुलेशन है उसमें 17.2 जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो हमारी कंट्री से आता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ हो गया आपका ईस्टर्न लैटिट्यूड और ये हो गया आपका नॉर्थर्न लैटिट्यूड। सो द फर्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ठीक है। हम पहले हमारे 6th 7th 8th के चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस कर ली। अगर ये उतना अच्छे से डायग्राम नहीं बन रहा है, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के बीचों बीच जो लाइन जाती है 0 डिग्री में, उसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। और उसके ऊपर जो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड में जो जाता है उसे टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और यहाँ से जो जाता है उसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड। तो उतना अच्छे से डायग्राम नहीं बन पाया, लेकिन आपको मैंने याद दिलाने के लिए ये डायग्राम बनाया था। तो ये पास होता है इंडिया के मिडिल से, डिवाइड करता है इंडिया को 2 भागों में। तो लैटिट्यूड अफेक्ट्स द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड टाइम। तो जो लैटिट्यूड है, जो ये लैटिट्यूड है वो हमारी कंट्री में डे और नाइट को रिफर करता है। तो देयर इज 45 मिनट डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन साउथ इंडिया। तो इसीलिए जो है, जो ड्यूरेशन है डे और नाइट का, उसमें 45 मिनट का डिफरेंस आता है साउथ इंडिया में। दिस डिफरेंस इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो जैसे कि हमको पता है, जब हम ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन के बारे में हमने पढ़ा है, तो इससे जो है, देखिए ये इधर से इधर तक है, इधर से इधर तक है, तो कहीं ना कहीं जो है डिस्टेंस के कारण जो है हमारे टाइम में, ड्यूरेशन में इसलिए फ़र्क आता है। इसलिए एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया के, यहाँ पे से पास आउट होता है, जिसे ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, जिससे हम एक पर्टिकुलर टाइम को मानते हैं पूरे हमारे कंट्री में। द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। तो ये हमको पता है। तो सन जो है इक्वेटर पे साइन करता है साल में ज़्यादातर। सो द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर सेम नियर द इक्वेटर। तो जब इक्वेटर की हम बात करते हैं तो डे और नाइट का जो लेंथ है वो सेम होता है इक्वेटर में। और जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, तो एंगल जो है सनराइज का वो डिफर करने लग जाता है, वो डिक्रीज होने लग जाता है, इंक्रीज होने, सॉरी, द एंगल एट विच द सनराइज फॉल्स। तो जो एंगल है जिससे सनराइज फॉल होता है वो क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। मतलब सनराइज की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होते जाती है। तो दिस कॉजेज द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट टू डिफर। तो इससे जो है लेंथ जो है डे और नाइट का क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो दिस डिफरेंस इंक्रीज एज वी मूव क्लोजर टू द पोल। So similarly the time also changes as we move from west to east. तो हमको पता है कि जब हम क्लास 8th में हमने पढ़ा था, 7th 8th में हमने पढ़ा है कि जो टाइम होता है, ठीक है, टाइम होता है, उसको हम एक प्राइम मेरिडियन से कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम प्राइम मेरिडियन से कैलकुलेट करते हैं, जब हम ईस्ट तरफ आते हैं, तो इंडिया का जब पार्ट आता है, जैसे बस वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ आते हैं, तो इंडिया का जब पार्ट आता है तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो है उसे टाइम का डिफरेंस आ जाता है। तो लोकल टाइम जो गुजरात में है और जो टाइम होगा जो वेस्टर्न एज जो है ना, जो गुजरात जो वेस्टर्न एज में है इंडिया का, ये हमेशा 2 आवर्स बिहाइंड होता है लोकल टाइम, जो अरुणाचल प्रदेश में चलेगा। तो इससे क्या होगा, एक ही कंट्री में जो है दो टाइमिंग हो जाएगा। इसलिए जो है जो ईस्टर्न लैटिट्यूड है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट्स
30 डिग्री जो हमारी कंट्री के मिडिल से पास ऑन होता है, इसे हम प्राइम मेरिडियन इंडिया का कहते हैं। तो इससे हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है कैलकुलेट करते हैं। नहीं तो अगर ऐसे हम देखेंगे तो गुजरात में जब हम पर्टिकुलर अगर टाइम देखें हम इंडिया में, अगर हम प्राइम मेरिडियन के तौर पे जाएंगे, ठीक है, हम जो ग्रीनविच का जो मेरिडियन टाइम है वहाँ पे से जाएंगे, तो अगर हम गुजरात का टाइमिंग देखेंगे और जो अरुणाचल प्रदेश का टाइमिंग देखेंगे उसमें 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करके चला जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो इंडिया से पास ऑन हो रहा है 82 डिग्री 30 मिनट्स, इसे हम एक स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे लेते हैं। और यहाँ से जो टाइम ये इस लैटिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड से जो टाइम पास हो रहा है उसे ही हम एक स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे लेते हैं। तो द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑर्डिनेशन, सार्क कहा जाता है, जिसे सार्क नेशन कहा जाता है, इसका फॉर्मेशन हुआ ताकि जो नेशंस इनको ज्वाइन करके रखे हैं उनके बीच में जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑर्डिनेशन। तो ये जो सार्क नेशंस है इन्होंने मिलके एक फॉर्मेशन, एक संगठन फॉर्म किया जिसमें वो अपनी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो मान्यताएं हैं उसके बेसिस पे अपनी जो है रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं। तो इंडिया जो है अपनी बाउंड्रीज कहाँ शेयर करते हैं, इन सार्क नेशन से, ठीक है, इन शार्क नेशन से, इन जो शार्क कंट्रीज है उनसे अपनी बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, एक्सेप्ट अफगानिस्तान एंड थोड़ा सा अफगानिस्तान और मालदीव्स, ठीक है, अफगानिस्तान और मालदीव्स को से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती, बाकी जो कंट्रीज है उसे शेयर करती है। सो इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सार्क नेशन, और ये जो सार्क नेशन है इनके सेंटर में लोकेटेड है। तो इंडिया में जैसे कि आपको पता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स है नेबर कंट्रीज के साथ साथ, और हमेशा ये चलते ही रहता है पाकिस्तान और चाइना के साथ में। तो दिस डिस्प्यूट्स, और ये जो डिस्प्यूट्स है ये एक्चुअल मतलब जहाँ पे बाउंड्री स्लाइस होती है कंट्रीज़ के साथ में, तो इंडिया हमेशा से इनको प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश से पानी की शेयरिंग के लिए, वाटर शेयरिंग, क्योंकि कई जो नदियाँ हैं जो इंडिया से बहते हुए पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश में जाती है, तो इसलिए वाटर का लिए बहुत ज़्यादा मतलब विवाद रहा है इन कंट्रीज़ में। तो ये जो डिस्प्यूट्स है वाटर रिसोर्सेज को लेके ये सेटल हो सके एक म्यूचुअल बेनिफिशियल मैनर में, इसलिए इन नेशंस का गठन किया गया है। तो नेक्स्ट हमको देखना है कल्चरल लैंडस्केप क्या है। सो द कल्चर व्यूज द fabric of our lifestyle, ideas, dress, food, music and dance, religious belief, philosophies, cultures, art, architecture, language and literature। तो जो कल्चर है ये मतलब हमारी लाइफस्टाइल का एक फैब्रिक है मान लीजिए। तो यही डिफाइन करता है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसे होगी, हमारे आइडियाज़ कैसे होंगे, हमारे ड्रेसेस कैसे होंगे, हम खाना कैसे किस तरीके खाते हैं, म्यूज़िक, डांस की सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया एक यूनिक और डाइवर्स कंट्री है। तो यहाँ पे जो कल्चरल है, हमारा जो कल्चरल टूरिज्म है, ये हमारा हेरिटेज है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। कितनी लैंग्वेजेस है? 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, मतलब ये घोषित है कि 22 लैंग्वेजेस हैं, बट एक्चुअली 22 लैंग्वेज है क्या? 22 से कई सारी लैंग्वेजेस है। हम छत्तीसगढ़ में ही देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ी की ही कितनी सारी प्रकारें हैं। तो 22 लैंग्वेजेस तो वहाँ पे मतलब उसका वर्णन किया गया है। बट इंडिया हैज़ अराउंड 1600 स्पोकन लैंग्वेजेस। तो 22 लैंग्वेज तो वहाँ पे शेड्यूल है, लेकिन कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है हमारी कंट्री में? 1600 बोली जाती है। तो दिस लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट कम्युनिटीज विद इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री में ये लैंग्वेजेस बोली जाती है अलग अलग कम्युनिटीज़ में। सो इंडिया हैज़ द फॉलोअर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन। तो हमारी कंट्री में हर एक जो रिलीजन है उसके फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे। और जो मेजर क्या क्या है इसमें, हिंदूज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, सिख्स है, बुद्धिस्ट है, पारसीस है, जैनीस है, ज्यूस है, सारी आपको कम्युनिटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। और इनके अलावा बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनका खुद का एक ट्रेडिशनल बिलीव्स है। और यहाँ पे देखिए मिक्स है लोगों के बीच में। यहाँ पे आपका कलर भी अगर आप देखेंगे, एडेड फेथ कलर टू द इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी। तो मिक्स है पीपल का, कोई कहीं के कम्युनिटी के लोग जो है ज़्यादा गोरे हैं, तो कोई कहीं डार्क कलर के लोग हैं, तो अलग अलग आपको कलर ड्रेसेस में मिल जाएंगे। तो पीपल हैव
People have been coming to the Indian subcontinent from prehistoric time. They gradually spread across the country, drawn its geographical history, diversity and history. The peasant communities settled in the fertile plains to the farmland. Hunting and pastoral communities migrated to the remote mountainous regions. It is these regions that most of the India's scheduled tribe live. There are practically no tribal communities living in the plain. The country has more than 600 scheduled tribes. They include Goons, Bhils, Santhals, Orans, Saryans, Nagas, Meers, Nishas, etc. तो पहले के टाइम से, पुराने टाइम से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि अभी हमने देखा था कि अफ्रीका से लोग आए, तो ऐसे ही हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्रांत से लोग आते जाते हैं, तो जिनको जैसे सूटेबल लगता है वो वहाँ पे बसते आए हैं। तो जो पीसन कम्युनिटीज़ है, जो नॉर्मल लाइफ जीती है, वो फर्टाइल एरियाज में सेटल होना पसंद करती है। जो हंटिंग कम्युनिटीज़ हैं वो कहाँ पे जाके सेटल होती है, जो जंगल वाला एरिया है वहाँ पे जाके सेटल होती है। तो कोई भी मतलब यहाँ पे आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो 600 जो है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिसमें ये सारे ट्राइब्स जो है इंक्लूड होते हैं। तो इंडिया का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो अनपैरेलड है। मतलब अनपैरेलड मतलब इसको हम बयान नहीं कर सकते। और इतना प्लूरिस्टिक एनवायरनमेंट है यहाँ पे। प्लूरिस्टिक मतलब यहाँ पे इतने अलग अलग तरीके के यहाँ पे लोग रहते हैं कि हम जो है रेस्पेक्ट करना जानते हैं हर जो दूसरा प्रांत है उसके कल्चर को, चाहे उनका कोई भी फेथ हो, लैंग्वेज हो, कम्युनिटी हो, सबको हम जो है वो अपने तरीके से हम रेस्पेक्ट करना जानते हैं। तो यहाँ पे मैप भी दिया गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो है हमको फिजिकल फीचर्स देखना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स।